नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम लियोनार्डो ब्लूमफील्ड को जो कि 1887 से लेकर के 1949 तक जिन्होंने भाषा का अध्ययन किया और भाषा का व्यवहार पर आधारित अध्ययन किया, ये एक विशेष बात है, उसको आज हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये 2 या 3 भागों में होगा, तो प्लीज़ ध्यान दें। ब्लूमफील्ड संरचनात्मक भाषा विज्ञान के प्रवर्तक हैं, जो भाषा विज्ञान के क्षेत्र में 1930 से 1960 तक स्थापित था। वे व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट हैं और भाषा को समाज का उत्पाद मानते हैं। मतलब उनका कहना ये, भाषा समाज से उत्पन्न होने वाली एक चीज़ है। भाषा व्यवहार से उत्पन्न होने वाली चीज़ है। उसमें कोई ऐसी नहीं है कि भाषा को लिख कर के पहले से तैयार करना पड़ता है। चीज़ों को लिख कर के तैयार करना एक अलग चीज़ है कि कोई एक किताब लिखनी है तो अलग चीज़ है, कोई अलग से कोई लेख लिखना है, कोई कहानी लिखनी है, कोई निबंध, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन भाषा जो है वो लिख कर के तैयार नहीं की जाती है, वो तो प्रयोग में आने वाली वस्तु है, व्यवहार में बरतने वाली चीज़ है। भाषा के अध्ययन के लिए उन्होंने प्रेरणा, स्टिमुलस और प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स यानी प्रेरणा और प्रतिक्रिया दोनों को आधार बनाया कि प्रेरणा कहाँ से आ रही है, उसकी भाषा को बोलने की क्षमता कैसे मिल रही है और उसकी सामने वाले से प्रतिक्रिया कैसी प्राप्त हो रही है। जो हम बोल रहे हैं उसका सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है उस चीज़ से। भाषा के अध्ययन के लिए उन्होंने प्रेरणा बनाया और भाषा विश्लेषण के लिए मन के पक्ष यानी भाषा के आर्थिक पक्ष को अनुपयुक्त बताया। और उन्होंने कहा कि मन जो है वो भाषा में कहीं भी मतलब कार्य नहीं करता, यानी मन को के साथ में जुड़ करके हम भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। हमारा जो समाज में जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो व्यवहार के हिसाब से करते हैं। जैसे जैसे जब हम कहते हैं ना कि औपचारिक और अनौपचारिक, तो हम अपने संबंधों के आधार पर समझ लेते हैं कि कौन से संबंध हमारे ऐसे हैं जिनमें थोड़ा लचीलापन हो सकता है, यानी हम उस पर थोड़ा ऊपर नीचे बोल देंगे तो चल जाएगा, और कौन से संबंध ऐसे हैं जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा सजगता बरतने की ज़रूरत है। जो सजगता बरतने वाली है, जहाँ पर हम ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको हम औपचारिक कहते हैं और एक को हम अनौपचारिक कहते हैं। तो ये हम किससे सीखते हैं? अपने व्यवहार से। जब हम व्यवहार करते हैं तब हमें ये पता होता है कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं। बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम जिसके साथ भी व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ उसी की तरह की लैंग्वेज हमें अपनानी पड़ती है। किसी भाषाई वस्तु का सही परिप्रेक्ष्य में वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त होना ही उसका वास्तव में अर्थ है। और किसी भाषाई वस्तु का, यानी जो बात आपने कही है उसका वांछित फल, यानी आज जैसा आप सोचते हैं कि मैं ये कहूँगा और सामने वाला इस चीज़ को इस तरह से स्वीकार करेगा, यदि वही वो स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब कि आप जो बात कहना चाहते थे वो सामने वाले तक वह उसी रूप में पहुँच रही है जिस रूप में आप पहुँचाना चाहते थे। कई बार आपने देखा होगा, आप पहुंचाना कुछ और चाहते हैं, सामने वाले के पास पहुंच कुछ और जाता है, तो सामने वाला आप तो सामने वाले को खुश करने के लिए कोई बात कह रहे थे और सामने वाला नाराज़ हो गया, या आप तो किसी से कुछ बात कहना चाहते थे, सामने वाले को सुनाई नहीं दिया। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस स्थिति में आपका जो भाषाई पक्ष है वो कमज़ोर हो गया। लेकिन यदि आप जो कह रहे हैं वो सामने वाले तक पहुँच गया तो आपका भाषाई पक्ष मजबूत हो जाता है। इसलिए उन्होंने भाषाई इकाइयों के अर्थ का विश्लेषण का आधार बनाना आवश्यक, इसलिए उन्होंने भाषिक इकाइयों के अर्थ को विश्लेषण का आधार बनाना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए उन्होंने क्या किया, भाषाई इकाइयों को, भाषाई इकाई कौन सी होती है, यानी भाषा के समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं, जो हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे हर जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, हर उस टॉपिक पर हमें उसी समय निर्णय लेने पड़ते हैं जिस समय हम उसका प्रयोग कर रहे होते हैं।
कभी हम किसी व्यक्ति के लिए कर रहे होते हैं, कभी हम किसी बच्चे के लिए कर रहे होते हैं, कभी दुकानदार के साथ कर रहे होते हैं, कभी अपनी स्टडी के लिए कर रहे होते हैं, कभी किसी एग्ज़ाम के लिए। तो हमें उस समय उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए इसको उन्होंने कहा इस इकाइयों के अर्थ को विश्लेषित करना उन्होंने इसको आधार नहीं बनाया कि हर एक इकाई को वो विश्लेषित करे कि जब बच्चा पूछे तो आप ये आंसर देना, जब आप ऑफिस जाएं तो ये आंसर देना, जब आपके सामने जब स्कूल हो तो ऐसा आंसर देना। ऐसा हर जगह उन्होंने ऐसे इस चीज़ को अनिवार्य नहीं माना। मतलब ये लिख कर के समझाने वाली बात नहीं है, ये वक्त के साथ खुद से समझने वाली बात है। ब्लूमफील्ड उन अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की परंपरा में आते हैं जो नेतृत्व विज्ञान यानी मनुष्य के जीवन को महत्वपूर्ण समझते। नेतृत्व विज्ञान क्या है? मनुष्य के व्यवहार को, मनुष्य के जीवन। नेतृत्व विज्ञान मनुष्य के अध्ययन को महत्वपूर्ण समझते हैं। यानी मनुष्य की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, मनुष्य को जिस समय जिस व्यक्ति के सामने, मनुष्य से मतलब व्यक्ति विशेष के पास जैसी परिस्थिति होती है वो वैसा ही व्यवहार करता है। कभी खुश होकर करता है, कभी गुस्से से करता है, कभी प्यार से करता है। तो ये उसकी अपनी परिस्थितियों पर है कि वो कैसी परिस्थिति आएंगी और उसका वो कैसे आंसर करेगा। तो जो नेतृत्व विज्ञान, इसको उन्होंने कहा नेतृत्व विज्ञान, व्यक्ति विज्ञान कह सकते हैं इसको, एंथ्रोपोलॉजी को नई धारा के संदर्भ में अज्ञात संस्कृतियों तथा भाषाओं के अध्ययन के लिए एक नई पद्धति की खोज में थे। तो मनोविज्ञान का व्यवहारवाद तथा दर्शन का प्रत्यक्षवाद इस नए अध्ययन का आधार बना। और इसके लिए उन्होंने यदि भाषा के अध्ययन के लिए यदि किसी चीज़ को आधार बनाया, पहली बात उन्होंने किसको बनाया? मनोविज्ञान को। ये मनोविज्ञान है व्यक्ति का, जब मन की स्थिति जैसी होती है उसी तरीके से व्यवहार होता है। और कई बार मन की स्थिति भी एक तरफ रखी जाती है, आपके कार्य की जैसी आवश्यकता होगी वैसे आपको करना पड़ेगा। मन भी नहीं चलता बहुत जगह, मन कैसे चलेगा? आपको क्लास लेनी है, आप चाहे कितने भी परेशान हो सकता है आपकी फैमिली प्रॉब्लम कोई हो, लेकिन क्लास लेने के समय आप फैमिली को नहीं ला सकते। या आप सेना में हैं और आपको कहीं मतलब कोई एक्शन लेने जाना है और आप अचानक आपको सूचना मिली कुछ ऐसी जो आपके परिवार से रिलेटेड है, आप उस पर ध्यान नहीं दे सकते। उस समय आपको एक्शन लेना होगा, जो आपके लिए आर्मी जो है या कोई भी और ऐसी जगह जो बहुत ही मायने रखती है, तो आपको पहले उस पर ध्यान देना होगा। तो कई बार उन चीज़ों पर भी हटा करके हमें, इसलिए मनोविज्ञान का व्यवहारवाद, तो ये मनोविज्ञान का व्यवहारवाद है कि हमें उसकी उस स्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। दूसरा, दर्शन का प्रत्यक्षवाद। इस नए अध्ययन का आधार पर दर्शन का प्रत्यक्षवाद क्या है? दर्शन जो कहते हैं ना, हाथ कंगन को पढ़े लिखे को फारसी किया और हाथ कंगन को आरसी किया। तो मतलब आप जो हाथ में कंगन है तो वह उसमें उसके बताने की ज़रूरत क्या है? आप देखो ना कि ये सोने का है कि नहीं है। जब सामने रखा हुआ है सोना, तो आप देखो सोना है या पीतल है या कांच है या क्या है। ये जो चीज़ को सामने वाला दे रहा है वो चीज़ क्या है, ये खुद से परखो। तो उन्होंने दो चीज़ें यहाँ पर बताई। एक बताया मनोविज्ञान का व्यवहारवाद, दूसरा दर्शन का प्रत्यक्षवाद। यानी यथार्थ स्थितियों पर ही व्यक्ति को चिंता करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कहा ना कि जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, पुस्तकों में हमें बताया गया है कि रात में सोना चाहिए। अरे सुबह यदि व्यक्ति 5 बजे बीमार हो जाता है तो शाम का इंतज़ार थोड़ी करेगा कि शाम को सोऊंगा, सुबह नहीं सो सकता, सोना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय उसकी अनिवार्यता है। उसको डॉक्टरी सलाह लेनी है तो लेनी पड़ेगी, वो उसकी आवश्यकता है। तो उनका प्रत्यक्षवाद पर, दर्शन के प्रत्यक्षवाद इस नए अध्ययन का आधार बना। जो प्रत्यक्षता सामने है उसी को अध्ययन का आधार मानना तथा उसी के संदर्भ में वर्णन प्रस्तुत करना इस पद्धति का लक्ष्य है। इस मनोविज्ञान तथा दार्शनिक के आधार पर भाषाओं तथा समाज विज्ञान और आदि के क्षेत्रों में अध्ययन की एक नई शाखा खुली। और इससे क्या है, समाज विज्ञान के क्षेत्र में एक नई शाखा खुली। अब तक लोग सिर्फ पढ़ी सुनी हुई बातों पर अध्ययन करते हैं। अब तो ये कहते हैं कि भाई पढ़ो, आंखों देखी बात भी कभी कभी गलत हो जाती है,
एक माँ भी भाई को, एक माँ भी पुत्र को गले लगाती है, एक बहन भी भाई को गले लगाती है, एक पति भी पत्नी को गले लगाता है, और एक भाई भी पत्नी को, भाई बहन को गले लगाता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। तो आंखों देखिए, आप किसी को कुछ गलत समझ रहे हैं, उस समझने से पहले पहले सोचने की बहुत ज़रूरत होती है। जहाँ पर ये आपने देखा ही होगा, उदाहरण के तौर पर जो एक नेवले और सांप वाली कथा है कि उसमें वो महिला जो है उसने नेवले को और पाल रखा था, और वो अपने उसे इतना भरोसा था कि एक दिन उसको पानी लेने जाना था, उसे अपने भरोसा था कि ये मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये सोच कर के वो पानी लेने के लिए नेवले को छोड़ कर के पानी लेने चली गई, अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ के। अचानक ही सांप निकला बच्चे को खाने के लिए, जैसे ही जानने लगा तो सांप, नेवले ने सांप को खा लिया और उसके मुंह पर खून लग गया। और वो इसलिए बाहर जाके बैठ गया कि जब वो महिला लौटेगी तो खुश हो जाएगी कि मैंने उसके बच्चे को बचा लिया। तो सांप वहीं मरा पड़ा था और वो बाहर जाके बैठ गया। महिला जब घर से जैसे ही लौटी, उसने दरवाजे पे देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा है। उसको लगा कि मेरे बच्चे को इसने मार दिया। उसने कुछ देखा न, सोचा न समझा, उस घड़े को देखा कि उसके ऊपर मार दिया और वो नेवला वहाँ पे ख़त्म हो गया। अंदर गई तो देख के दंग रह गई कि सांप को मार दिया था उसने और उसके बच्चे को बचा लिया था। यहाँ उसे अपनी भूल का अनुमान हुआ। ये कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है। तो ये क्या है, ये सामाजिक संदर्भ है कि आपको कभी कभी निर्णय जो है देख कर के भी, देखने के बावजूद भी और देखने की ज़रूरत होती है, देखने के बावजूद भी और देखने की ज़रूरत, सुनने के बावजूद भी और सुनने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता जो कि आपने किसी ने कहा और आपने उसको मान लिया। तो भाषा की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी, लेकिन उस भाषा को समाज में व्यवहार करने से पहले, बोलने से पहले आपको उसके निरीक्षण की ज़रूरत होती। तो वही उन्होंने उसको सामने रखा, संरचनात्मक उपागम, और इसको उन्होंने संरचनात्मक उपागम यानी स्ट्रक्चरलिस्टिक अप्रोच कहा। संरचनात्मक अध्ययन प्रत्यक्ष तथ्यों का ही विश्लेषण करता है और प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्णन प्रस्तुत करता है, प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्णन करता है और प्रत्यक्ष चीज़ों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। तो ये चीज़ थी। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल मैं फिर इस पर भाग 2 में दूसरा अध्ययन प्रस्तुत करूँ।